ताई प्लीज़, वो बेबसी से बोला। ताई ने रोना शुरू कर दिया। तुमने मुझे कभी अपनी माँ जैसा समझा ही नहीं। मैं तो बस हादी की माँ हूँ। ताई, हादी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने मेरी इस लड़की पे हकूक़ पूरे करने को कहा है और मैं उसके हकूक़ पर नज़र नहीं चुरा सकता। हाँ, मैं सज़ा दिलवाऊँगा, लेकिन पूरा सच जानने पर ऐसे नाहक किसी पे भी जुल्म। बस सलाहुद्दीन, तुम चले जाओ। ताई सलाहुद्दीन ने उनके कंधे पे हाथ रख कर कुछ समझाना चाहा। उन्होंने तेज़ी से उसका हाथ झटका। तुम चले जाओ यहाँ से ताई, मैंने कहा ना। सलाहुद्दीन जाओ, वो चीख पड़ी। सलाहुद्दीन ने परेशानी से देखा, फिर उठ पड़ा। कहीं मज़ीद तबीयत ना ख़राब हो जाए उनकी। इस बात से और फिर आधा घंटा भी नहीं हुआ था, वो हवेली में खबर फैल गई, ताई ने खुदकुशी की है। सलाहुद्दीन के सर पे धमाके हुए। वो सोच नहीं सकता था, इतना शदीद रद्दअमल, वो भी उसकी बात का। वो उनके पास भागा और तेज़ी से औरतों के गिर्द हटाता उनको उठा कर ले गया। पूरी हवेली में परेशानी छा गई और वो परेशानी से कमरे में एक जगह खड़ी रही। अब पता नहीं क्या हुआ जो यहाँ उसे छोड़ गए। वो इंतज़ार करती रही, लेकिन इंतज़ार लंबा होता जा रहा था और दिल की रफ्तार में भी वक्त के साथ तेज़ी आती जा रही थी। एक जगह खड़े होने से उसकी टांगें शाल हो गई। वो दीवार के एक कोने में जाकर बैठ गई और अपना सर घुटनों में टका कर आंखें मूंद ली। सलाहुद्दीन वापस आया था। ताई शुक्र था कि बच गई थी। सब की रुकी हुई सांसें बहाल हो गई थी। एक था जिसके थम गई थी, वो था सलाहुद्दीन अली खान। ताई ने एक बार फिर होश में आते रोते हुए कहा और उसका दिल फट रहा था और वो उस लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता था। वो जिन आम मर्दों में हंसता था, उन से नफ़रत का इजहार करता था, आज इन्हीं आम मर्दों की फहरिस्त में शामिल हो रहा है। उनकी ज़िंदगी के हादा राज़ी हो गया, क्योंकि हादिका की शिकवा करती आंखें बार बार उसके सामने आती और उससे नज़रें चुराता बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन उसने शर्त रखी थी कि हवेली में कोई भी शख्स उसे हाथ नहीं लगाएगा, वरना अगर उससे भी जुल्म हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सब चुप हो गए। ये कैसे हो सकता था कि एक लड़की खून बहा में आए, उसके साथ जुल्म ना हो। ताई ने खुशी खुशी उसकी बात मानी, लेकिन अंदर से आग भड़क रही थी, जो आगे जाकर समरन को अपनी लपेट में लेने लगी थी। निकाह से फारिग होकर वो अपने कमरे में आया और जल्दी से बैग निकाला। उसका दम अचानक घुटने लगा था, दिल की हालत अजीब हो रही थी। वो यहाँ से जल्द अज जल्द भाग जाना चाहता था। ये क्या कर दिया उसने, वो किसी का था, वैसे किसी के नाम हो सकता था। बेशक वो तलक ना रखे, लेकिन उसने दो जुल्म किए थे, एक अपने साथ और एक उस लड़की के साथ, और वो बोझ उसका दिल बेबर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका दिल कर रहा था बच्चों की तरह रोए, इतना के सारे आंसू जो उसके अंदर बच्चे वो ख़त्म हो जाए। यूनिफॉर्म निकाल कर उसने बरपा फेंका था, जब अचानक सफ़ेद रंग का इयररिंग ज़मीन पर गिरा। वो नज़र पड़ते ठहर गया। उफ़ल्ला, कितने चुप रहे हैं मुझे ये मामू जान, ये ममानी ने कितने बारी पहना दिए। वो इतने से टॉप्स को बहुत ज़्यादा बारी कह रही थी। उसकी नज़र जब उसके इयररिंग्स पे पड़ी थी तो ठहर सी गई थी। वो इयररिंग उसको खूबसूरत बना रहे थे। वो इतने से टॉप्स को बहुत ज़्यादा बारीक कह रही थी। उसकी नज़र जब उसके इयररिंग्स पे पड़ी थी तो ठहर सी गई थी। वो इयररिंग्स उसको खूबसूरत बना रहे थे। जब उनको वो समझ नहीं पाया था, उसने जल्दी से होश संभाला और मुड़ा, वरना अंदर मौजूद प्रेसिडेंट साहब ने सब समेत अल्लाह के प्यारे हो जाना था। वो होश में आया तो मंजर साफ हो गया। उसने बढ़कर इयररिंग्स को उठाया, बंद मुट्ठी में कैद करता हुआ अब पैकिंग करने लगा। वो अंदर बैठी हुई थी जब दरवाज़ा दौड़ की आवाज़ पर खुला और वो डर कर उछली। उसने देखा वही लड़की खड़ी थी। चल उठ हुलिया, दुरुस्त कर, अपना मौलवी आ रहा है। तू जैसी मनहूस को हमारे सलाहुद्दीन की बांदी बनाने उसने बीवी भी नहीं बांदी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ये लफ्ज़ कोड़े की तरह साबित होते थे। इतनी तकलीफ़ शायद कोड़े से पीटने पर नहीं होगी जितनी ये लफ्ज़ों की तीर उसका वजूद छलनी कर दे। मुश्किल से उठे, क्योंकि एक तो ठंड थी, दूसरा एक ही पोजीशन से उसकी टांगें सुन्न हो गई। इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो, जल्दी उठो। तोबा नौकरानी का इतना सा लहजा उसे गुस्सा आया था, लेकिन जब्त करके पी गई थी। उसने जल्दी से उठकर वाशरूम का पूछा, इतनी बोली क्यों बन रही हो कि मैं एक जगह से भी नहीं हिली। जानती हो तुम जैसी लड़की को सुनहरी हवेली को गौर गौर से देखा ना हो नामुमकिन। इधर उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं और वो सुनहरी हवेली को देखती मुझे बता दे किधर है। तुम्हारी इस बातों में भी जाने की इजाज़त औकात नहीं है, लेकिन आगाजान का हुक्म है, इसलिए जा। वो सामने है। कितना फजूल और ज़्यादा बोलती थी। अगर उसके बस में होता तो अब भी उसकी गर्दन मरोड़ देती। वो आगे बढ़ने लगी। जब उसने आगे टांग रखी वो देख नहीं पाई और उसकी टांग लगी और वो धड़ाम करके गिरी। ओह सॉरी, देख कर चला कर।
वरना इसी तरह ठोकरें खाएगी। वो हकारत से कह दी चल पड़ी और वो कोई नौकरानी हरगिज़ ना थी। वो ताई की बांदी और सलाहुद्दीन की आशिक थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सलाहुद्दीन जैसा खूबसूरत तरीन पायलट किसी आम जैसी का होने जा रहा हो। गो कि वो आम बिल्कुल ना थी, लेकिन पठानों की नज़रों में वो बहुत ही वाजबी सी शक्ल वाली थी। लेकिन उसके हाथ तो पठान के काम करने वाली भी हद दर्जा खूबसूरत थी। तो ये लड़की गंदमी रंगत की उनकी बहू बनती। उसका सार बड़ी ज़ोर से लगा था, लेकिन सदा शुक्र सार फटने से बच गया था और वो दर्द को अंदर दबाती तेज़ी से उठी। उसे रोना नहीं, उसे घबराना नहीं, अभी और भी दर्द सहने। उसने लब को सख्ती से दबाया। वो अपने अंदर की सिसकी का गला घोंट रही थी कि ये मरते दम तक ना आए, लेकिन उन गर्म सयाल का क्या करती जो उसका चेहरा भिगा चुके थे। उसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ी। निकाह के बाद आगा जान ने उसे कमरे में बुलाया और वो 5 मिनट बाद उनके शीश महल जैसे कमरे में इस वक्त मौजूद थे और वो भी सर झुकाए सामने आगा जी सगार का कश ले रहे थे और उसको जांच रहे थे। वाकई में ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर लड़की निकली, लेकिन वो अब इतने भी मुतमिन नहीं हुए थे। उसका ज़ब्त आजमाना बेहद ज़रूरी था। तुम्हें पता है मेरे पोते ने तुमसे ताल्लुक़ रखने से इनकार कर दिया है। खामोशी, वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। खामोशी, चुप क्यों हो? दुख नहीं हो रहा तुम्हें? वो कारदार लहजे में बोली, हालांकि उनकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। वो अपने हुश को लबों पर ज़बान फेरती बोली तो उसकी आवाज़ सपाट थी। ये तो मुझे पहले से मालूम है कि मेरी हैसियत क्या है। आगाजान इम्प्रेस हुए बगैर ना रह सके। गुड, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। चलो, मेरे पोते ने तो नहीं, लेकिन हमने तुम्हें बहुत तस्लीम किया, इसलिए तुम हमारी पूरी हवेली के लिए खाना बनाओगे, वो भी लगभग 50 बंदों का। तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है और खाना सीधा वक्त पे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं वक्त का पाबंद हूँ। उसका दिमाग तो वक्त से उड़ गया। 50 लोगों का खाना, वो भी 1.5 घंटे में। इतने खामोश क्यों हो? वो भी एयरपोर्ट में है, मौजूद था। आधे 1 घंटे बाद उसकी फ़्लाइट थी। एक प्राइवेट रूम के सोफे पर बैठा वो चाय का सिप ले रहा था जब किसी की आवाज़ पे चौंका। देखा तो कैप्टन आमर को देखा। उसने फिर अपनी थकी हुई आंखें बांध गाली, क्या हुआ दीन? उसके साथ बैठा होना क्या है? वाइसकी से बोला, देखो इस हालत में तो तुम्हें प्लेन नहीं चलाना चाहिए, खुद का भी नुकसान करवाओगे और हमारा भी। ये हालत तो सारी ज़िंदगी रहनी है, तो क्या ज़िंदगी भर नहीं चलाऊँगा? जितना वो थका हुआ था लहजा उतना ही हारा हुआ। तुम भूल जाओ उसे और कोशिश करो, ताई को कन्विंस करो। ताई ने खुदकुशी की है, एक बार फिर करेंगी तो मैं उनके कत्ल में शामिल होऊंगा, तो रोज़े हशर हादी को क्या मुँह दिखाऊंगा और फिर उस लड़की को क्या मुँह दिखाऊंगा? दीन, तुम ताई की हाथा जहन्नम खरीद रहे हो। सलाहुद्दीन ने कप डस्टबिन में फेंका और फिर आमिर को देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? फ़िलहाल तो मेरी इस शर्त से इस लड़की को कुछ नहीं कहेंगे। नाम भी पता है उस लड़की का। सलाहुद्दीन ने नफ़ी में सर हिलाया। वो तो शॉक्ड हो गया। तो ये कैसा निकाह हुआ? सुना था पर याद नहीं रहा मुझे। मेरा तो इस वक्त दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। अल्लाह जो तुमने शर्त रखी है वो उस पर कायम रखे। सलाहुद्दीन आगे से कुछ नहीं बोला। फ़्लाइट के टाइमिंग्स पर वो अपनी कैब उठ पड़ा। वो किचन के अंदर आई। उसे आलीशान किचन को देखा। वो दंग हुए बगैर ना रह सकी। वो समझी बहुत ही पुराने ज़माने का होगा, लेकिन यहाँ तो किसी फैशन मैगज़ीन में महंगे और मॉडर्न घरों की तरह का ही घर था। घर तो उसे हरगिज़ नहीं कहा जा सकता था, ये महल ही था। वो मार्बल से बने काउंटर की तरफ आई और उसे छूने लगी। जब किसी की करहत आवाज़ पर वो मुड़ी, उसने देखा वो लड़की थी जिसकी वजह से सिमरन को अब चिढ़ हो गई थी। क्या उसके अलावा और कोई घर पे नहीं है? अगर तुमने देख लिया हो तो काम पे लग जाओ। उसके साथ और औरतें अंदर आई। उसको देख कर चूँकि फिर किसी लड़की से कुछ बच्चों में कहने लगी, तो जवाब में लड़की भी उसी ज़बान में जवाब दिया। सिमरन अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहती थी, इसलिए बोली, आगा जान ने खाना बनाने का हुक्म दिया है, मुझे बताइए कहाँ बनाना है? वो सपाट लहजे में उनका सर नज़र से देखते हुए बोली, ओह तो ये है। उनमें से अब उसको हकारा ज़्यादा नज़र से उर्दू में बोली, पहले तो ये भूखा होगा, हम उसको खाना खिलाएगा, तब ही आगा जी को रोटी खिलाएगा। देखो रंगत कितना पीला है। तब दूसरी बोली, हाँ नई मेहमान है, ज़रा उनका स्वागत तो करो। वो जहरीली मुस्कुराहट से बोलती चल पड़ी और सिमरन ने नासमझी से देखा जब वो उसके पास आई। ओ, हम तुमको खाना खिलाता है, एक बोलते हुए उसकी चादर खींच चुकी थी। तब पूरी खींचती उसने अपनी चादर पकड़ ली। ये क्या कर रही हैं आप? ऊंची आवाज़ में बोली। दूसरी ने एक उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। इस पठानी का हाथ भारी है,
मटानी का बड़ी हाथ से समरन के गाल तप उठे थे। ज़बान काट देगा अगर ऊंची आवाज़ में बोली। एक उसका जबड़ा पकड़ कर गड़ाई। समरन को लगा उसकी उंगलियां उसके जबड़े पर धंस चुकी हैं और जब हटाएगी तो उसके चेहरे पे खड्डे पड़ चुके होंगे। उसे चुप रहना था, लेकिन दिल कह रहा था वो क्यों किसी अरे गैरे की मार खाए। मारना है तो आगा जी उसका शौहर, लड़की की माँ जिसका बेटा मरा है। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ हटाना चाहा, जबकि वो और मज़ीद दंती उसे मज़ीद थप्पड़ मारने लगी। समरन ने अपने बचाव के लिए इन्हें धक्का दिया। वो ज़ोर से पीछे को जाकर लगी। उसने अपने मुंह पे हाथ रखा, जबकि दूसरी चीख पड़ी, तुमने आलिया बाजी को मारा। हाय! उसने कहते हुए बेलन उठाए और समरन के मुंह पे मारा। वो लड़खड़ा कर गिरी। उसके मुंह से खून बहने लगा। खून बहने के बाद उसका सर चकरा उठा। वो गिरने लगी तो किसी ने ज़ोर से धक्का दिया और फिर दर पे पैरों की ज़रबों के बाद आखिर में एक ज़ोरदार बेलन उसकी कमर पे मारा। वो चीख पड़ी, अम्मी! उसका दिल किया वो बाकर वापस आ जाए। ज़िंदगी उससे किस चीज़ का बदला लेने लगी है। उसकी अम्मी कहने के बाद दूसरे ने भी उसके बाल खींचकर उसका सर उठाया। एक माँ का जिक्र खींच के तो अपनी माँ को पुकार रहा है। हमारा हादी बाई भी इतना ही तड़पा था, अपनी मोरे को पुकार रहा था। तो भी दर्द सहेगी। ज़ोर से उसका मुंह ज़मीन के बाल पटका। उस वक्त समरन बेहोश होगी। वो प्लेन चला रहा था जब अचानक उसको घबराहट होने लगी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा हो रहा था, महसूस हो रहा था बादलों को पार करता। उसे न जाने क्यों धुंधलापन महसूस हो रहा था। उसको पायलट ने देखा तो चौंक पड़े। क्या हुआ सलाहुद्दीन? सलाहुद्दीन ने हल्की सी गर्दन मोड़ी, तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और ख़ुद को फोकस और कंट्रोल रखा, वरना पता नहीं क्यों दिल बार बार गिर रहा था। फ़िलहाल तुम जल्दी से पानी पी लो और ऑटोमेटिक कंट्रोल को दबा दो। आगे क्लियर है फ़िलहाल। उसको पायलट को उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। सलाहुद्दीन ने बटन को दबाया और तेज़ी से नीचे पड़ी बोतल उठाई और पीने लग गया। और फिर 5 मिनट बाद दोबारा से कंट्रोल में ले चुका था। कैसा महसूस कर रहे? सलाहुद्दीन ने गर्दन मोड़ कर देखो। सर हिलाया। अब ठीक हूँ। स्ट्रेस लग रही हो? नहीं तो जार चेहरे पर लिखा है तुम्हारा। वाटसन ने तेज़ी से कहा। आई एम फाइन वाटसन, जस्ट लेट मी कंसंट्रेट। वो अब सर्द महरी से बोला था कि वाटसन चुप हो गया। आगाजी डाइनिंग रूम में आए और कुर्सी को पीछे करते बैठे। उससे पहले घर के अफराद मौजूद थे। आगाजी को लगा खाना लग गया होगा, लेकिन हाली बर्तन को देखा। उन्होंने नज़र अपनी बहू पर डाली, फिर हर एक फ़र्द पे खाना क्या अभी तक नहीं बना। कराहते लहजे में वो कहने लगे कि अचानक मुलाजम आए और खाना सजाने लगे। सब तो नहीं, लेकिन ताई रेशम, सिद्रा और आलिया का मुंह खुल गया। खाना किसी ने नहीं बनाया था तो फिर ये कैसे? आगाजी के चेहरे पे भी हैरत थी कि वाकई ये लड़की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चैलेंजिंग है। जिसे वो बेहद आम समझ रहे थे वो आम हरगिज़ नहीं थी। सामने प्लेट में देखा तो पठानों के खानों से हासा मुख्तलिफ था। 3 डिशें पड़ी थी, जबकि उन्होंने सिर्फ 2 बनाने को कहा था। उनको तो जैसे चुप ही लग गई। बहरहाल सर झटकते हुए डिशों को खोल कर देखा तो एक में चिकन पुलाव था। उसकी खुशबू कमरे की फ़िज़ा में फैल गई। फिर दूसरा खुलवाया गया तो अचार गोश्त था। फिर तीसरे में सूप था। ये लोग जहनी बिया करते थे। क्या इस लड़की को मालूम था या किसी ने उसको बताया था? ये क्या है, हम नहीं खाएगा, ताई ने मुंह बनाकर कहा, जबकि इतना मज़ेदार खाने को देखकर बाकी पार्टी के मुंह में पानी आ गया। ताया जान अब आए थे और कुर्सी खींच कर बैठे खाने को देखकर चौंके। आगा जान, ये किसने बनाया है? खाना मुख्तलिफ था तो सवाल तो बनता था, ये तुम्हारे हादी के कातिल ने बनाया है और आगा जी चाहते हैं हम अपने बेटे के मुजरम के हाथ का खाएं। ताई नफरत से बोली। ताया जान के चेहरे पर सख्ती नमूदार हुई। प्लेट को धक्का देते हुए उठ पड़े कि आगा जान ने रोका। फारूक खान, बहर जाओ। माफ़ कीजिएगा आगा जान, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। जिस हाथ ने मेरे बेटे का खून किया उसी हाथ से उसका बना बनाया खाना खाऊं। इससे बेहतर है मैं भूखा मर जाऊँ। नफरत से कहते हुए उठ पड़े, जबकि ताई भी मुंह में कुछ बड़बड़ाती उठ गई। बाकी साहब क्या करते? तुम लोग भी जानना चाहते हो तो चले जाओ। वो सर्द लहजे में बोलते हुए खाना खाने लगे। जब खाना खाने लग साहब क्या करती? एक तरफ भूख, दूसरी तरफ अना, लेकिन अना कुछ ज़्यादा ही बारी थी। कुछ की वो उठ गए जिनके लिए भूख अहम थी। वो उठ पड़े, लेकिन किचन के दरवाजे पे खड़ी मोरी की आंखों में पानी आ गया। चलो, जो कभी ज़िंदगी में उसका हाथ का पानी पीना तक पसंद नहीं करते थे, आज उस लड़की की वजह से आगा जान ने उनके हाथ का बनाया खाना खाया, जो बहुत अरसे पहले उनके मुंह पर मार चुके थे। वो चेहरा साफ करती तेज़ी से उस तरफ गई जहाँ समरन थी।
जहाँ मुझे तोड़ देने वाले हाजिर हैं तो वहाँ मुझे जोड़ देने वाले भी हाजिर हैं। आगा जान और समर की बातें सुनने का इत्तेफाक हुआ था या अल्लाह की तरफ से समर के लिए फरिश्ता भेजना था, वो खुद भी नहीं जानती थी। वो चल रही थी, जब उनकी तस्बीह के दाने टूट गए, वो परेशान हो गई तो उन्हें झुक कर तेज़ी से चुनने लगे। जब सारे चुन लिए, उन्होंने देखा एक सफ़ेद मोती आगा जी के दरवाजे के करीब था। वो डर गई, लेकिन हिम्मत करते हुए पहले इर्द गिर्द देखा, फिर तेज़ी से बढ़ी और फिर मोती का दाना उठाने लगी तो उनकी बातों की आवाज़ आई। और जब आगा जान का हुक्म सुना तो एक मिनट के लिए तो खामोश हो गई। फिर इन्हें झटका लगा। इन्हें पता था वो ये लड़की काट सकती है, लेकिन घर में मौजूद अफराद उसे बनाने नहीं देंगे। कुछ सोचते हुए वो जल्दी से चलते हुए अपने कमरे की तरफ आई और अपने दानों के छोटे से रुमाल में बांधा, जिस पे हल्की सी खूबसूरत लैस लगी हुई थी। उन्होंने तन्हाई में ऐसे ढेर सारे बनाए थे। बहरहाल उनका कमरा हवेली के पीछे हाली कोने में था, जिसके साथ नौकरों का आना शुरू हो जाता था। वो उनके पास की खाने की जगह मांगने जब से सलाहुद्दीन ने अपनी माँ को अहमियत दिलवाई थी। बेशक कोई घर की फर्द इज्जत करे या ना करे, नौकरों ने इन्हें मालकन अब तस्लीम कर लिया था। वो जल्दी से उनके खाने में उस औकात मर्द नहीं वहाँ पाए जाते थे, वो तो उन्हें गुस्सा हुआ। उन्होंने कुछ मसाले, हरी मिर्च और चिकन अपने पैसों का फटाफट मंगवाने को कहा। काम में जुट गई जैसे समर को नहीं इन्हें हुक्म मिला हो। और वाकई इतनी मेहनत मोहब्बत से बनाए कि खाना वाकई 1.5 घंटे के अंदर बन गया। और वो अब हुक्म देने लगी कि इन्हें किचन में ले जाए और ख़ुद किचन की तरफ पहले पहुंची ताकि देख ले इस बेचारी ने अभी तक क्या किया होगा। लेकिन उसका खून-आलूदा चेहरा बेहोश वजूद ज़मीन पे देखा वो दहल गई। सलाहुद्दीन ने मना किया था, पर उन्होंने इस बेचारी का खर्च कर दिया। वो उसके पास आई तो उसे उठाया। बेटी बेटी आंखें खोलो। अब वो बच्ची को कैसे उठा सकती थी। उन्होंने उठकर पानी का गिलास भरा, उसकी तरफ आई, हल्के हल्के छींटे मारे। समर बच्चे आंखें खोलो चंदा। पानी के साथ किसी नर्म आवाज़ की फुहार समर के कानों में गूंजी। वो हल्की सी आंखें खोलकर दोबारा बंद कर चुकी थी। उसकी आंखें खोलने से इनकारी कर रही थी। वो ये कह रही थी बस ये बंद हो जाए, वरना वो तशद्दुद की दुनिया में फिर से ताल हो जाएगी। जबकि इस अंधेरे में बहुत सुकून था, लेकिन अभी भी इम्तहान बाकी था। इसलिए जब दोबारा छींटे पड़े तो उसकी आंखें खुल गई। उसने इर्द गिर्द देखा तो एक स्याह फाम औरत उस पर झुकी हुई थी और वो एकदम पीछे हुए। अचानक दर्द की लहर उसके सर से लेकर उसके जिस्म में फैली। उसने सिसकी ली। अम्मी। आंसू की बूंद खून से जमे चेहरे से फैलती उनके हाथों पे गिरी। अम्मी मुझे निकाल दे। काश अरसल ने बाबा से चाबी ना मांगी होती। काश वो अपने दोस्तों का ना देता। वो रोने लगी। मोरी को उसमें वो महसूस हो रही थी, वो जहाँ वो तन्हा अंधेरे में अपनी अम्मी को बार बार पुकार रही थी, जहाँ वो बाबा को इस अंधेरे में बुला रही थी जो कब्र की मानद लग रहा था। चीखते हुए इन्हें बुला रही थी कि इन्हें निकाले। वो होश के दुनिया में आई। आंखें तो उनकी भी भीग चुकी थी। वो जल्दी से साफ करती हुई उसे उठाने में मदद करने लगी और अपने कमरे में ले आई और उसे बेड पे बिठाए। वो दर्द से कराई ही उसने अपने कमरे पर हाथ रखा। उल्टा लेटो, मैं मरहम लगाऊंगी। समरे ने उनकी आवाज़ पर सर उठाए। वो अपनी मेहरबान औरत की मेहरबानी पर हैरान हुई। आप कौन है? वो धीमी मगबारी आवाज़ में बोली। उन्होंने एक कटोरा उठाया और मुड़कर उसे देखा और धीमी मुस्कुराहट से बोली, सलाहुद्दीन की माँ हूँ। उसने झटके से सर उठाया। दर्द को वो भूल कर वो उस स्याह फाम औरत को देखने लगी जो काली चादर और नीली शलवार कमीज़ में बहुत मुक़द्दस और खूबसूरत लग रही थी। पूरे पिठानों के गिर्द एक वो स्याह फाम औरत सलाहुद्दीन की माँ। हैरत थी, लेकिन एकदम चौंक गई। क्या आप भी खून बहा में आई हैं? उसने अपनी गर्दन को पकड़ते हुए कहा। वो एक छोटा सा कपड़ा और एक मरहम समेत उसके पास आई। तुम्हें कैसे पता चला? मैं समझ गई, मेरी रंगत को देखा। वो मुस्कुराते हुए समर के पास बैठी। समर को शर्मिंदगी हुई। नहीं, मेरा मतलब आप सलाहुद्दीन। उसका नाम कहने से पहली बार झिझक पड़ी, पता नहीं क्यों। वो कपड़ा गीला करके उसका चेहरा साफ करने लगी। उसने अपना दर्द सहती से लबों पे दबाया। हाँ आई थी मैं। 26 साल पहले मेरे अबू एक हुस्न परस्त आदमी थे। इन्हें आगा जी की बहन से मोहब्बत हो गई थी। आगा जी को जब पता चला कि एक अमेरिकन फ़ोटोग्राफ़र एक नाजायज़ बच्ची कबाब को उनकी बहन से इश्क हो गया है तो उन्होंने अबू को बहुत मारा। वो इस वक्त नीलम के एक छोटे से घराने में स्टे कर रहे थे। मैं भी साथ ही। मुझे समझ नहीं आती, अगर अबू हुस्न परस्त थे तो उन्होंने अफ्रीकन औरत से ताल्लुक़ क्यों कायम किया? तो उसे जब लड़कर मुझे साथ ले गई तो मुझे साथ लेकर जाने की वजह क्या था? खैर मैं भी क्या बोलने लगी। तुम्हारे लिए हल्दी का दूध लाती हूँ। वो किसी ट्रांस की कैफियत में बोली जा रही थी और समर इन्हें सुन रही थी कि वो बोलते जैसे खुद रुक गई और कहते हुए उठ पड़ी। समर ने इन्हें जाते हुए देखा और फिर दर्द को दबाते उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी तो वो ठहर की। तस्वीर में एक लंबा चौड़ा शख्स उस वक्त पायलट की यूनिफॉर्म में मलबूस था। उसके साथ
वही थी, लेकिन इस वक्त हल्के बादामी रंग में उस शख्स ने उस औरत के गिर्द बाजू फैलाए थे और उसके चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कान थी। बड़ा ही कोई जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन जात नहीं पड़ रहा था कि कहाँ देखा। उसके बाद दर्द ही इतना था कि आंख मूंद कर उसने इन्हीं के बिस्तर पर सर टिका दिया। उस लड़की को बुलवाए। आगाजान ने अब एक मासी को हुक्म दिया था। जब वो दोबारा वापस आई तो उन्होंने कहा वो लड़की उसके कमरे में नहीं है। तो आगाजान ने तेज़ी से सर उठाया। कहाँ गई? वो कहीं भाग तो नहीं कि वो दाढ़ी मुलाजमा काम गई? पता नहीं आगा जी, मैं कमरे में गई थी, क्या पता इधर ही कहीं हो। वो तेज़ी से बोली, फ़ौरन ढूंढो, अगर ना मिली तो तुम सब की गर्दनें उड़ा दूंगा। उनकी आंखें खून रंग हुई। ये लड़की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चालाक मालूम हो रही है। तो किधर जा रहा है? अभी 2 दिन ही हुए थे उसे पेरिस में, जब मार्क उसको पैकिंग करता हुआ देखकर कहने लगा, आई डोंट नो, मगर मुझे हवेली पहुंचना है। अजीब सी हालत हो रही है, कहीं मोरे को कुछ ना हुआ हो। शी इज़ ओके यार, कभी कुछ हुआ जब से तुमने हुक्म दिया है। वो ठीक होगी, वो सोच रहा था। आया उसकी बात पे अमल किया होगा या उसको धोखे में रख रहे थे। टेक इट इज़ी यार, सब ठीक होगा। अभी तो 4 दिन मज़ीद रहना है। तुम्हें नहीं, मैं नहीं रह सकता। मैं बात करता हूँ कंपनी से कि वापसी के लिए हसन को बुला लें। बड़ी पहले ही तुमने काफ़ी फ़्लाइट्स मिस की हैं। सलाहुद्दीन मुड़ा और एकदम बिस्तर पर बैठकर चेहरे पे हाथ फेरा। आई नो, कंपनी भी कहीं तंग आकर ना निकाल दे। नहीं यार, रोजर तुम्हारा फ़ैन है। हाँ है तो सही। वो कैसे है? उसने सर उठाया। प्लीज़ उसके बारे में बात नहीं, अब वो बात ख़त्म। वो सर्द लहजे में बोला, ओ कम ऑन दीन यार, शी वाज योर लव। सलाहुद्दीन का चेहरा शुरू हो गया, लेकिन वो मेरी बीवी नहीं है। तो क्या ज़रूरी है कि जो बीवी है उससे मोहब्बत हो? होना तो यही चाहिए। वो सपाट लहजे में बोला। उसको बोला नहीं तुमने कि अब दोबारा कांटेक्ट नहीं करोगे? जब उसके पास किताबें नहीं आएंगी तो वो खुद समझ जाएगी कि सारे ताल्लुक ख़त्म। तुम बहुत मीन होते जा रही हो दीन। नीचे माल से एनर्जी ड्रिंक मंगवाओ, मेरी हालत अजीब हो रही है, शायद डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़े। वो इस वक्त उसके सामने मौजूद थी। उस औरत के कमरे में क्या कर रही थी? आगा जी सख्त लहजे में बोले। समरा गनुदगी के बावजूद हिम्मत से करी रहे। उसने सर उठाया तो आगा जान को देखा, जो रॉकिंग चेयर पर बैठे झूल रहे थे। चेहरे पे दुनिया जहाँ की करहतगी शामिल थी, वो उसके सहमी चेहरे को भी नहीं देख रहे थे। जहाँ सर पे चोट के साथ होंठों और गाल के गिर्द नील पड़े थे। आज ही को पता था ये काम हादी की माँ ने किया था और सलाहुद्दीन ने मना भी किया था, लेकिन इतनी मार का तो हक बनता था, इसलिए उससे पूछा भी नहीं। बस ये जानना था कि वो उस औरत को कमरे में क्या कर रही थी। मुझे मारा था उन्होंने तो आंटी ने मेरी महरम पट्टी की। आज के लिए काफ़ी थी महरम पट्टी, लेकिन आइंदा तुम इस औरत के पास नज़र ना आओ, समझी? जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, उसके बाद मेरे कल के कपड़े इस्त्री काट के सेट करो। अगर फजूल कहीं इधर उधर गई तो तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हारे बाप के पास भेज दूंगा। तस्दीक के बायस उसका चेहरा पीला हो गया। वो मुड़ी तो उसका दिल कि हर एक हवेली के फ़र्द को शूट कर दे। कसूर ना तो उसका था, ना ही उसके भाई का, जिसका था वो बाहर आराम से आज़ाद खुश था, जबकि उसकी सज़ा समरन को काटनी पड़ रही थी। आखिर क्यों?